तो चलिए स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। आज की क्लासेस में हम देखेंगे यूपीएससी यूपीएससी 2024 का मेंस का पेपर कैसा रहा जानेंगे। और इस क्लासेस में हम एक ओवरव्यू जानने का प्रयास करेंगे कि 20 क्वेश्चन आए जीएस पेपर नंबर 1 से, कहाँ से, किस किस टॉपिक से, किस किस सेक्शन से ये क्वेश्चन बने हैं मेंस में। क्योंकि यूपीएससी 2024 का मेंस स्टूडेंट्स ने लिखा और जिन सभी स्टूडेंट्स ने जिसने भी मेंस दिया इस बार, उन सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आप सफल हों, इंटरव्यू को क्वालिफाई करें और फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं। देखिए, इसमें जो पहला जीएस पेपर नंबर 1 आता है उसमें कई ऐसे पोर्शन को रखा गया है। इसमें एक तो हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री इसमें एंसेंट, मॉडर्न एंड मेडिवल एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। इन सब के अलावा सोसाइटी से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, सोसाइटी से क्वेश्चन आते हैं। इन सब के अलावा ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं व उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन आईआर से भी यहाँ पर बन जाते हैं, ठीक है। इन सब का पोर्शन है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी और आईआर। इन सबसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं जीएस पेपर नंबर 1। तो चलिए देखते हैं 20 क्वेश्चन हैं, कैसा पेपर रहा और कैसा नहीं रहा। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था इनका, यहाँ पर पेपर आप देखोगे जो पूछा गया है उस पर ही है, हिंदी इंग्लिश में, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उसको आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। आइए, पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था, ऋग वैदिक से उत्तर वैदिक काल तक सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में घटित परिवर्तनों को रेखांकित कीजिए। कोई इतना हार्ड क्वेश्चन ये स्टूडेंट्स नहीं था। जैसा कि आप जानते हैं, जब आप वैदिक काल को पढ़ते हैं, उत्तर वैदिक काल को पढ़ते हैं, वहाँ की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को पूछ रहा है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा है। आर्थिक व्यवस्थाओं में आप क्या लिखोगे सर? आप देखिएगा कि ऋग्वैदिक काल की आर्थिक व्यवस्था क्या थी। भाई, उस समय जो मानव था वो पशुचार पर आधारित था। सामाजिक व्यवस्था इतनी सुविकसित नहीं थी। परिवर्तन के, देखो इतिहास क्या है, इतिहास को समझना आप तभी समझ सकते हैं कि परिवर्तन के तत्वों को रेखांकित करना, इस इतिहास का तथ्य यही है, ठीक है। तो ये कोई इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं था, सही नॉर्मल क्वेश्चन था। अगर जिस स्टूडेंट्स ने केवल प्रीलिम्स नहीं मेंस के लिए अगर पोर्शन पढ़ा होगा तो इजी सा ये क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। तो पहला क्वेश्चन आप सोसाइटी एंड इकोनॉमी से, वैदिक से आप देखोगे संबंधित था। दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें, दूसरा क्वेश्चन था, दक्षिण भारत में कला व साहित्य के विकास में कांची के पल्लवों के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। 150 वर्ड का ये क्वेश्चन था। मतलब कि इसमें पूछा गया था कि कला, वहाँ का जो कल्चर है, आप देखोगे पल्लव से पूछा गया था ना कि कांची के पल्लव, और यहाँ से लिटरेचर, और आप देखोगे साउथ इंडिया का डिफरेंट आर्ट से क्वेश्चन आया है और इसमें पल्लवों को टारगेट करके पूछा है। जिस स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन पे, अगर आप देखोगे प्रीलिम्स को लेकर के भी तैयार किया होगा, वो क्वेश्चन लिख सकता है। टफ है, परंतु आप देखोगे अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है इसमें, क्योंकि आपको दक्षिण भारत के बारे में लिखना है और ख़ासतौर पर कला साहित्य के बारे में लिखना है, तो स्पेसिफिक इन्होंने पूछा है पल्लव। अब आपको संगम, कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया होगा, संगम साहित्य का लिख दिया होगा। हाँ, कुछ हिंट्स के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि अधिकतर आप देखोगे टीचर भी इसमें संगम साहित्य को मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से करवाते हैं और पूरी कल्चर संस्कृति को देखते हैं। एक रेफरेंस के तौर पर या फिर एक एग्जाम्पल के तौर पर हमें पल्लवों के बारे में चर्चा कर देते हैं, परंतु यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को वास्तव में थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया और इसलिए आप देखोगे जो दूसरा क्वेश्चन था ये थोड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि ये पल्लवों को टारगेट करके पूछा गया है और एग्जाम का दृष्टिकोण पल्लव पर रहेगा। जब भी वो कॉपी चेक करेगा और इस क्वेश्चन को देखेगा तो उसको पल्लव के बारे में लिखेगा, ठीक है। और उसका भी क्या पूछा है, आर्ट एंड लिटरेचर, ठीक है। चलिए, दूसरे क्वेश्चन का ओवरव्यू ये रहा है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। तीसरा क्वेश्चन, कौन सी घटनाएं थीं जिनके कारण भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ और इसके परिणाम को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। ये आपसे पूछा है। देखो, भारत छोड़ो आंदोलन
अगर मैं कहूँ स्टूडेंट से भारत छोड़ो आंदोलन क्यों हो रहा है, आप इसमें कई ऐसे फैक्टर को लिख रहे, क्योंकि इसमें आपसे कारण पूछ रहा है, ठीक है, याद रखना, आपसे कारण पूछ रहा है और कारण ही आपको बताने। यूपीएससी का अपना फंडा है, आपसे कारण बहुत पूछता है, सुझाव बहुत पूछता है, क्योंकि वो चाहता है कि आप इनोवेटिव रहें, आप थिंकिंग क्रिएचर बने, उसका ये मूलभूत उद्देश्य होता है। इसलिए आपसे कारण पूछें। कारण कौन कौन से हो सकते हैं सर, आप कब बताओगे सर, इसमें कई ऐसे कारण थे। कारण एक तो आप कहोगे सोशल फैक्टर था, इकोनॉमिकल फैक्टर था एंड पॉलिटिकल फैक्टर था, और इन सब के अलावा आप देखोगे कुछ ऐसे भी फैक्टर थे जो कि फॉरेन, जिस पे विदेशी दबाव, या फिर ग्लोबली एक फैक्टर को आप कह सकते हैं जियोपॉलिटिकल फैक्टर आप कह सकते हैं। इन सब के अलावा भारत के अंदर बढ़ती अशांति भी एक कारण इसका माना जा सकता है। आप देखोगे एग्रीकल्चर या ट्राइब्स के प्रति भी कुछ ऐसा कारण माना जा सकता है, ठीक है। तो कई ऐसे कारण थे जिसमें भारत में तो स्वशासन की मांग चल रही थी, परंतु ये डोमिनियन स्टेट देने की बात कर रहे थे। तो कई ऐसे कारण थे। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपको यहाँ पर सोल्व करूँ, मेरा उद्देश्य है कि ओवरव्यू क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, ठीक है। तो ये ऐसे फैक्टर करके आप लिख सकते थे। आप इकोनॉमी, सोशल, पॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल और ट्राइब्स या एग्रीकल्चर वगैरह, इनको इसके अंदर ही लिंक करके आप नोट डाउन कर देते हैं। और कितने वर्ड में पूछा गया था, तीसरा क्वेश्चन की बात कर रहे हैं ना, तो पूछा गया था 150 वर्ड, ठीक है। 150 शब्दों का ये क्वेश्चन था और 10 नंबर का था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथे की बात कर लें। समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि क्या है। अब देखो, आपको बताना है जो ओशन है, ओशन की सरफेस में क्यों, ओशन की सतह पे क्यों तापमान की वृद्धि हो रही है। अब देखो, क्लाइमेट चेंज से कनेक्ट कर रहा है, क्लाइमेट चेंज से कनेक्ट कर रहा है कि नहीं। ओशिनोग्राफी से क्वेश्चन पूछा है, जिसकी बेसिक ओशिनोग्राफी कंप्लीट होगी और एकदम उसका बेस क्लियर होगा, वो इस आंसर को लिख सकता है। ये कह रहे हैं समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि क्या है, यह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण में को कैसे प्रभावित करता है। मतलब जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं, स्टूडेंट जब आपने यहाँ पर लिखा होगा, आई होप आपने जब क्वेश्चन लिखा है, और जिन स्टूडेंट्स ने नहीं लिखा है और वो नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट देंगे, और उनके लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट क्लास है। क्योंकि आप देखोगे उष्णकटिबंधीय चक्रवात, सर चक्रवात का एक बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए, और ऐसे क्वेश्चन को लिखते समय आपको डायग्राम आवश्यक रूप से आने चाहिए, तब आप इस क्वेश्चन में अच्छे नंबर पा सकते हैं। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आपसे पूछा है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात ट्रॉपिकल साइक्लोन उसको कैसे प्रभावित कर रहा है। आज आप देख रहे हैं भारत की बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की तरफ क्यों साइक्लोन देखने के लिए मिल रहा है, उसका रीजन यही है कि सर आज समुद्र सतह के तापमान में वृद्धि हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो ऐसा क्या है ये आपको बताना है, कैसे प्रभावित करना है, ओनली आपको समझा देना है, कुछ नहीं करना है, विद एग्जाम्पल के साथ। एक दो एग्जाम्पल जैसे हुदहुद आप लिख सकते हैं, कई ऐसे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं जो चर्चाओं के रहे करंटली, ताकि एग्जामिनर को पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो तीसरा क्वेश्चन भी कोई इतना हार्ड नहीं था, ज्योग्राफी से क्वेश्चन था, ओशियनोग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया था। पांचवें क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें, देखिए पांचवा क्वेश्चन है, छोटे शहरों की तुलना में बड़े शहर अधिक प्रवासियों को क्यों आकर्षित करते हैं। जरा समझना, छोटे शहरों की तुलना में बड़े शहर अधिक प्रवासियों को क्यों आकर्षित करते हैं, क्वेश्चन मार्क। पहला क्वेश्चन तो ये है, इसमें देखो क्या दो क्वेश्चन है। विकासशील देशों की स्थितियों के आलोक में विवेचना कीजिए। विकासशील देशों को टारगेट करके क्वेश्चन पूछा है और कहा है कंपेयर, आपसे स्टडी पूछ ली है कि सर आपके छोटे शहर और बड़े शहरों को अंतर को रेखांकित करो। सर बड़े शहर क्यों, क्योंकि बड़े शहरों में चीज़ें सुविधाएं ज़्यादा होती हैं, खाने के लिए खाना, पीने के लिए पानी, रहने के लिए मकान, चलने के लिए सड़क, सोच के लिए शौचालय, पढ़ने के लिए विद्यालय, चिकित्सालय, ये सारी चीज़ें पास में, नज़दीक, यातायात के साधन, नौकरियां अधिक मात्रा में आपको बड़े शहरों में, बड़ी कंपनियां, उद्योग धंधे देखने के लिए मिलते हैं। तो लोग छोटे शहरों से निकल के बड़े शहरों की तरफ क्या करते हैं, मूव करने का प्रयास करते हैं। इट्स क्लियर, ये ना। अब ये कह रहे हैं विकासशील देशों को इंडिकेटर करके क्वेश्चन को पूछा गया है। विकासशील देश ही क्यों, क्योंकि विकासशील देशों में आप देखोगे जब विकासशील देश विकसित होने की कगार पे होते हैं तो वहां से नगरों से महानगरों का विकास होता है, और जैसे ही नगरों से महानगरों का विकास होता है तो आप ये स्वाभाविक है नगरों से महानगरों की तरफ प्रवासन, पलायन, माइग्रेशन होगा ही होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये लिखना था आपको 150 वर्डों में। क्या क्वेश्चन ठीक ठाक था, लेवल ठीक ठाक था। आपको थिंकिंग नेचर बनना है, तभी आप यूपीएससी का मेंस क्वालिफाई कर सकते हैं, अन्यथा
रट्टू तोता नहीं बनना है, एकदम कॉन्सेप्चुअली क्लैरिटी अपने मस्तिष्क में रखनी है और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इट्स क्लियर यू नो। तो पांचवा क्वेश्चन भी कोई इतना हार्ड मैं कहूँगा नहीं था अकॉर्डिंग टू मी। ओके, चलिए छठे क्वेश्चन की बात कर लें। बादल फटने की परिघटना क्या है, मतलब बादल क्यों फटता है। इजी सी टर्मोलॉजी है, आपको ये टर्मोलॉजी मात्र 50 शब्द में बतानी थी कि सर बादल फटने की घटना क्या है, क्यों बादल फट जाते हैं, व्याख्या कीजिए। और बड़ा छोटा क्वेश्चन था, 150 शब्दों में आपसे लिखवा रहा है, ठीक है, बड़ा इजी सा क्लाउड बर्स्ट के बारे में क्वेश्चन ये पूछा गया है, जरा समझिए। आपने देखा होगा 2013 में केदारनाथ में हुआ हादसा, बादल फटने की घटना थी। उसके ऊपर भी यूपीएससी ने 2015-16 में समथिंग क्वेश्चन पूछा था मेंस में। इसके साथ साथ आए दिन लगातार आपने देखा होगा कई बार पहाड़ी से टकरा करके बादल फट जाते, जिसके चलते फ्लैश फ्लड हो जाती है, जिसके चलते फ्लड आ जाती है। तो आप बताइए कि बादल क्यों फटता है, कैसे फटता है, उसका रीजन क्या है। ओनली आपको समझाना है एग्जामिनर को, आपसे यही उपेक्षा की जा रही है। आपसे साइंटिस्ट नहीं बनवाना है कि बादल क्यों फट रहा है। एक तरह के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप बताइए, एक सिविल सर्वेंट के दृष्टिकोण से आपको थिंकिंग नेचर के मस्तिष्क से इसी बात को रखना है और आपको बता देना है कि सर बादल इसलिए फटता है, इसके कई कारण हो सकते हैं। पहले व्याख्या कर देंगे 20 शब्दों में बादल फटने की घटना डैट डैट डैट, फिर उसके बाद में कुछ ऐसे उदाहरण देकर के इसको आप लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन तो ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है मैं कहूँगा। क्यों, अब ये कहाँ से कनेक्ट कर रहा है। अगर आप देखोगे क्लाउड बस्टर की जो घटना है ये आपको कनेक्ट कर रही है सर क्लाइमेट चेंज से। किससे चेंज कर रही है, क्लाइमेट चेंज से। ये चर्चाओं का बिंदु बना रहा है, इसको क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखोगे 7वां क्वेश्चन है, जनसांख्यिकी सीट डेमोग्राफिक विंडर की अवधारणा क्या है, जरा समझना। अब कई बच्चे यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों कंफ्यूज होंगे, कुछ शब्दों का उच्चारण है। डेमोग्राफिक विंडर, विंडर बोला है यहाँ पर, विंटर की अवधारणा क्या है। यह दुनिया, क्या यह दुनिया ऐसी स्थिति की ओर अग्रसर है, विस्तार से बताइए। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ए डेमोक्रेटिक विंटर, देख रहे हो आप। इज द वर्ल्ड मूविंग टूवर्ड सच ए सिचुएशन, क्वेश्चन मार्क, एलोब्रेट आपको करना। जरा आप मुझे बताइएगा, अगर आप डेमोग्राफिक डिविडेंड्स को पढ़ते हैं और इसमें एक शब्द है विंटर, ये कंफ्यूज जरूर करेगा स्टूडेंट्स को। 100% मैं कहूँगा स्टूडेंट्स को ज़्यादातर ये कंफ्यूज करेगा विंटर शब्द, जबकि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है स्टूडेंट्स। शीत का मतलब होता है कि लंबे समय तक, आप इसको मानसून से भी समझ सकते हैं। आपने देखा होगा समर आता है और विंटर आता है, विंटर कुछ समय के आता है फिर चला जाता है। और ये दुनिया की परिप्रेक्ष्य से पूछ रहा है, लेकिन इसका आयाम आप देखोगे भारत के दृष्टिकोण का है। जो भारत की जनसंख्या आज यूथ पॉपुलेशन आप देखोगे 69% यूथ पॉपुलेशन है। जब ये अग्रसर जाकर के कुछ महीने के पश्चात, कुछ वर्षों के पश्चात, लगभग 20 वर्ष बाद जो आज यंग आपको दिख रहे हैं, ये आगे जाकर के 20-30 वर्ष बाद ओल्ड भी होंगे। तो बहुत दुनिया अधिक मात्रा में क्या होगी, वृद्धों की दुनिया होगी, वृद्धों की दुनिया होगी बहुत। जापान का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो आपको बताना है कि किस ओर ले जा सकता है, किस ओर अग्रसर कर सकता है। अब इसके दो डायमेंशन हो सकते हैं, आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसको पॉजिटिव भी दिखा सकते हैं, दो डायमेंशन में दिख सकते हैं। एक आप इसको पॉजिटिव दिखा सकते हैं और दूसरा डायमेंशन आप इसको निगेटिव दिखा सकते हैं। अब अगर आप निगेटिव लिखते हैं तो आपको निगेटिव निगेटिव दिखना है, उसके बारे में आपके पास इतनी सारी बारूद असला होनी चाहिए। पॉजिटिव लिखते हैं तो पॉजिटिव लिख सकते हैं, और यदि आप चाहते हैं दोनों लिख दें तो आपका आंसर बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन ठीक ठाक क्वेश्चन था, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है, जो पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए 8वां क्वेश्चन है लैंगिक समानता, ठीक है। लैंगिक समानता मैं कहूँगा सर यहाँ पर आपसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की चर्चा दो मिलेंगे आपको, एक 5 और एक 10। आई होप अगर आपने ये नोट डाउन नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मैं कहता हूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स बड़े जरूरी हैं और अनिवार्य हैं। इसीलिए आप देखोगे लैंगिक समानता, लैंगिक निष्पक्षता
एवं महिला सशक्तिकरण के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए। सर, जब लैंगिक समानता होगी तो उससे आप देखोगे निष्पक्षता और महिला सशक्तिकरण के बीच को अंतर आपको बता देना है। यहां पर आप देखोगे इस चीज को दिखाया गया है। ठीक है, वुमेन्स एम्पावरमेंट, जेंडर इक्विटी, निष्पक्षता यहां पर जेंडर इक्वलिटी और जेंडर इक्विटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट। जरा शब्द को समझना, यहां पर निष्पक्षता शब्द को बोला गया है और यहां पर आप देखोगे जेंडर इक्विटी। जेंडर इक्विटी, आप इक्वलिटी और इक्विटी पढ़ते हैं, और फिर उससे सशक्तिकरण कैसे होगा? महिलाओं को कुछ समान अधिकार आप दोगे तो उससे वुमेन का, तो यहां पर क्या लिखना है? सेल्फ, देखो ये क्वेश्चन इससे आएगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप, और ये बहुत चर्चाओं में रही है। महिलाएं का सशक्तिकरण करने में सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहुत अधिक मात्रा में उपयोगिता साबित हुई है, तो इसलिए आप इसको करेंगे। पहला तो ये है। दूसरा है कार्यक्रम की परिकल्पना, इसी में है। देखो पहला क्वेश्चन तो यहां तक हो गया, यहां तक हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसी में है, कार्यक्रम की परिकल्पना और क्रियान्वयन में लैंगिक सरोकारों का को ध्यान में क्यों रखना महत्वपूर्ण है? ये आपसे पूछ रहे हैं कि कार्यक्रम की परिकल्पना और क्रियान्वयन में लैंगिक सरोकारों को ध्यान में रखना क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आपसे पूछा है कि ऐसा क्यों जरूरी है। तो महत्वपूर्ण है तो आप बताएंगे कि सर इसलिए जरूरत है। आप इसके ऐसे 5 ऐसे करके लिख देंगे सर, एक्स वाई जेड एबीसीडी, आप ऐसे लिख देंगे, ये इसका उद्देश्य है। तो मैंने कहा यहाँ पर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जरूरी है। और आप देखोगे लैंगिक असमानता की बात करता है 5 और लैंगिक समानता की बात करता है 10। आप डाल सकते हो, वो कहता है लैंगिक समानता को बढ़ावा देंगे और कहता है लैंगिक असमानता को कम करेंगे, और यही बात कह रहा है कि लैंगिक समानता। बताइएगा, अगर जब आप इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य 2030 में गोल नंबर 10 में लैंगिक समानता के शब्द को व्याख्यात किया गया है, जहां पर महिलाओं को इक्विटी और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की बात की जाती है वैश्विक स्तर पर। बताइए एग्जामिनर कैसे इंप्रेस नहीं होगा आपके आंसर से? तो ये एक तरीका भी होता है। खैर, यहाँ पर मैं केवल आपसे पेपर डिस्कस कर रहा हूँ कि क्या पूछा गया, क्या खोया और क्या पाया। ठीक है, तो इसको ध्यान में आप रख सकते हैं। 8वां क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर बात कर लेते हैं। देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। आइए, क्वेश्चन है आपके पास में 9, समान सामाजिक आर्थिक पक्ष वाली जातियों के बीच, जरा समझना, ये सोसाइटी से क्वेश्चन पूछा गया है और मेरिट सिस्टम से क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। समान सामाजिक आर्थिक पक्ष वाली जातियों के बीच अंतर जातीय विवाह कुछ हद तक बढ़े हैं। मतलब आज आपको अंतर जातीय विवाह आप देखोगे, देखने के लिए मिले हैं। इंटरकास्ट, ठीक है, मैरिज बिटवीन कास्ट विच हैव सोशियो इकोनॉमी पार्टी हैव इंक्रीज। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। तो एक तो क्वेश्चन ये है क्यों बढ़े हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। नहीं, अंतर जातीय विवाह क्यों बढ़ रहे हैं सर? ठीक है, सामाजिक समान है, देखो उनका आर्थिक क्षेत्र भी समान है, उनका सामाजिक क्षेत्र भी समान है, स्टेटस भी उनका सोसाइटी में ठीक है, ठीक है, और उसके साथ साथ आर्थिक स्थिति भी उनकी समृद्ध है, और उन्होंने क्या है, अंतर जातीय विवाह बढ़ रही है। ठीक है, एक होता है अंतर जातीय, एक होता है अंतर जातीय। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज ना होना है। किंतु अंतर धार्मिक विवाहों के बारे में यह कम सच है, विवेचना कीजिए। और ये कह रहे हैं, देखो ये तो आपको बता देना है, और ये कितना पूछा है, 150 वर्ड, 150 का पूछा है। 150 शब्द देख ले, कितने से 150 शब्द होते हैं स्टूडेंट्स? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आपने प्रैक्टिस थोड़ी अच्छी की है, देखिए मैंने स्वयं में प्रैक्टिस की है, मैंने पेन घिसा है, मैंने स्वयं, आप देखोगे लगभग 500-600 मैंने आंसर अपने हाथ से स्वयं में राइटिंग की है। अगर आप नहीं जानेंगे तो मैं किसी दिन आपको दिखा दूंगा कि मैंने कई टेस्ट सीरीज लिखी हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में आपको रखना है। तो ये पूछा गया था कि समान सामाजिक आर्थिक पक्ष वाली जातियों के बीच में अंतर जातीय विवाह कुछ हद तक बढ़े हैं, बिल्कुल बढ़े हैं, ये बात सत्य है।
आज जैसे सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा चल रहा है, लोगों में तार्किकता देखने के लिए मिल रही है, सामाजिक आर्थिक स्टेटस जैसे बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि मूल रूप से केंद्र में आज आर्थिक बिंदु को रखा जा रहा है, फिर सामाजिक स्टेटस ऑटोमेटिकली चल रहा है। तो किंतु अंतर धार्मिक विवाहों में के बारे में यह कम सच है। बिल्कुल अंतर धार्मिक विवाहों में कम है। अंतर धार्मिक विवाह का मतलब यह है कि कोई मुस्लिम से हिंदू, ठीक है, क्रिश्चियन से पारसी, क्रिश्चियन से हिंदू। हिंदू में ऐसा नहीं कहोगे सेक्ट और कल्ट के बीच में बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, वो सब हिंदू में आते हैं, वो सब सनातनी है। बट अगर मुस्लिमों की बात कर ले, जैनिज्म की बात कर ले, पारसियन की बात कर ले, वो अलग सर, वो ऐसा कम देखने के लिए प्रतीत होता है। उसके बारे में पूछा, सोसाइटी से क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। जो अगर आप देखो, सोसाइटी का मतलब है अपने आस पड़ोस का ऑब्जर्व करना। आपने अगर हिंदू के अखबार को, इंडियन एक्सप्रेस को, दैनिक जागरण को, ठीक है, अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो आप इसको करंट अफेयर का बेस मान के क्वेश्चन को लिख सकते हैं। ठीक है, आपका इससे काम मस्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है, ये कह रहे हैं विकास के सामाजिक आर्थिक मुद्दों से निपटने में सरकार, गैर सरकारी संगठनों एवं निजी क्षेत्र के बीच किस प्रकार का सहयोग सर्वाधिक उपयोगी होगा? प्राइवेट पार्टनरशिप। अब देखो, इसमें क्या पूछा गया, सामाजिक आर्थिक मुद्दों से निपटने के लिए। जब आप इस क्वेश्चन को लिखोगे स्टूडेंट्स, ठीक है, और आप ट्राई कीजिएगा, देखिए आप इसको ट्राई कीजिएगा। सामाजिक आर्थिक मुद्दों से निपटने में, देखो आपके पास में इस क्वेश्चन को लिखने के प्रति आपके पास समाज के ऐसे कई स्तर होने चाहिए जिस पर ऐसे निजी और सरकारी, पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर ने मिलकर काम किया हो। जैसे आप देखोगे कई ऐसे एनजीओ हैं सर, कौन है, कई ऐसे एनजीओ हैं जो मैरिज सिस्टम आप देख लोगे, परिवार को लेकर के, स्वास्थ्य की साफ सफाई को लेकर के, कई ऐसे एनजीओ हैं जो काम करते हैं इन्वायरमेंट के स्तर पर, पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल, वुमेन के स्तर पर, इन सब के अलावा जोग्राफिकल एरिया पर, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, एजुकेशनल, कई ऐसे सेक्टर में काम करते हैं, एनजीओ हैं। प्राइवेट सेक्टर, आप एजुकेशन की बात करो तो सोसाइटी का मतलब क्या है, जो समाज में होने वाली गतिविधियाँ। भाई समाज का उद्देश्य क्या है, सामाजिक स्तर का मतलब है कि उस क्षेत्र में सामाजिक गतिविधियाँ, मैरिज सिस्टम हो सकता है, साफ सफाई हो सकती है, वहाँ का इन्वायरमेंट हो सकता है, पर्यावरण की बात कर सकते हो। तो समाज के ही तो ये तत्व है भाई, समाज के मूल के तत्वों को ही तो समझ सामाजिक व्यवस्था होती है। तो इसीलिए आप इसको बताएंगे। फिर आर्थिक सेक्टर में आ जाइएगा। आर्थिक क्षेत्र में आप कहोगे सर हाँ, आर्थिक मुद्दों की बात कर लीजिएगा। जैसे आप देखोगे, क्योंकि आर्थिक सामाजिक मुद्दे एक से कनेक्ट होते हैं। जैसे आर्थिक मुद्दा ऊपर बढ़ता है, सामाजिक मुद्दा अपने आप प्रभावित होता है। कहीं पर भी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ होगी किसी भी जोग्राफिकल एरिया में, वहाँ की सोसाइटी उससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रभावित होगी। वहाँ की सामाजिक संरचना वहाँ से डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रभावित होगी। और इसीलिए आप देखोगे इसमें सबसे बड़ा आपको एग्जाम्पल देना है ट्रांसपोर्ट का। किसका देना है? ट्रांसपोर्ट का। आपको यहाँ पर देना है रेलवे का, आपको देना है एयर इंडिया का। ये ऐसे कई एग्जाम्पल आप दीजिएगा जो इस पर काम कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर को आप खनन उत्खनन की बात कर सकते हैं, आप पेट्रोलियम की बात कर सकते हैं, कई ऐसी संस्थाओं की आप बात कर सकते हैं जो इसके अंतर्गत है। और भारत सरकार इस पर बहुत अधिक मात्रा में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा भी दे रही है। पीडीएस सिस्टम की बात कर सकते हैं। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर आपको, आप देखोगे पूछा तो सामाजिक आर्थिक है, लेकिन आप इसमें क्या करोगे सर, ऐसे एग्जाम्पल आपके पास होने चाहिए बिल्कुल सख्त। ठीक है, तो उसके बीच में आप किस प्रकार का सहयोग सर्वाधिक उपयोगी होगा। देखो सरकार को ज़रूरत क्यों, सरकार आप देखोगे ऐसे लीज पर कुछ चीज़ों को दे रही है, उसका उद्देश्य क्या है, आप देखोगे विकास की गति को आगे बढ़ाना। किसकी गति को? विकास की गति को आगे बढ़ाना। क्योंकि सरकार को ज़रूरत किसकी है, गवर्नमेंट्स को ज़रूरत किसकी है सर, आप देखोगे जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को ज़रूरत है मनी की। और मनी कौन देगा? प्राइवेट सेक्टर। और प्राइवेट सेक्टर क्यों देगा? जब सरकार इसको थोड़ी बहुत अपनी इक्विटी देगी। मतलब कि आप देखोगे सरकार इसको जब अपनी हिस्सेदारी में, इसकी हिस्सेदारी को बढ़ाएगी, तब जा करके इसको मनी मिलेगा। तो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। इसमें डाइवर्सिटी जितनी हो सकती थी, इतने नंबर इसमें बटोरे जा सकते थे। क्वेश्चन नंबर क्या था, ये 10वां क्वेश्चन था। ठीक है, सरकारी, गैर सरकारी और निजी संस्थाओं की बात यहाँ पर की जा रही है। आप दीजिएगा उदाहरण, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सर ये। ठीक है, 150 शब्दों में लिखना था, 10 नंबर का ये क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए उसके बाद 11वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या है, आइए देखिए 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन है आपका, हाल ही में
महान चोल शासक, जरा समझना, हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाल ही में देखो, हालांकि ये बोला है, सॉरी, हालांकि महान चोल शासक अभी मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी कला एवं वास्तुकला के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के कारण अभी भी उन्हें बहुत गर्व से याद किया जाता है। किसके में रखा जाता है यार? कला और वास्तुकला में। जरा आप समझिए, यूपीएससी क्वेश्चन पूछता रहा है यहाँ से, आज ही नहीं पूछा है, 2024 में नहीं, आप पिछले उठा लीजिए पेपर, आप पिछले पेपर उठा लीजिए और आप उसको देखिएगा। यूपीएससी हमेशा क्वेश्चन पूछता रहा है आपसे कि सर यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ये चोलों से क्वेश्चन पूछा, एक क्वेश्चन पल्लवों से पूछ लिया, और पूछा किससे? आर्ट से एंड कल्चर से। उसमें पूछा आर्ट और लिटरेचर से, यहाँ पर पूछ लिया किससे? आपसे वास्तुकला पर, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, तो याद रखना ये किधर जा रहा है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर से क्वेश्चन पूछा है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर से क्वेश्चन पूछा है, और कितने वर्ड है? 250। ये थोड़ा सा कठिन है, 250 में लिखना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब आप चोल साम्राज्य की बात करते हैं, चोलों की बात करते हैं, पल्लवों की बात करते हैं, तो स्टूडेंट्स जब ये ऐसे उदाहरण पूछे तो आपको एक कोई टेम्पल बना देना है, ये भी ध्यान में रखना है। आपको कोई टेम्पल बना देना है कि सर ये टेम्पल था उस समय में, और इसकी कुछ आपको खूबी लिखनी होती है। स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है सर, यहाँ पे कुछ ना कुछ आप ऐसा यहाँ पर दर्शाइएगा एग्जाम्पल के रूप में, ताकि एग्जामिनर उससे प्रभावित हो सके। तो ये भी एग्जाम क्वेश्चन ईजी है अगर आपने सही से इतिहास को समझा। मैंने कहा इतिहास को पढ़ने का मतलब ऐसा नहीं है कि लाइन बाय लाइन चलेगी। मेरी आपसे चर्चा होगी, मैं एक फाउंडेशन कोर्स जल्दी ही स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है, जल्दी ही स्टार्ट करने वाला हूँ, और ये निःशुल्क होगा, फाउंडेशन कोर्स होगा, निःशुल्क होगा, जो मेरे नेतृत्व में आपको करवाया जाएगा। बिल्कुल फाउंडेशन कोर्स होगा, जीएस पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। मैं अपने हाथ से आपको कोर्स कंप्लीट करवाऊंगा, आप चिंता ना करें, ठीक है। और देखो, इतिहास का मतलब होता है परिवर्तन के तत्वों को रेखांकित करना, कि कैसे कैसे परिवर्तन हो रहा है और इतिहास को कैसे समझा जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो 11वां क्वेश्चन आपने देखा किससे पूछा गया है? चोलों से। पहला क्वेश्चन किससे था? पल्लवों से। उससे पहले क्वेश्चन कौन सा था? उत्तर वैदिक और वैदिक काल, परिवर्तन के तत्वों को रेखांकित करना। यहाँ पर स्पेसिफिक हो गया, यूपीएससी एकदम इंडिकेट कर रहा है, ऐसे नहीं पूछ रहा साउथ कल्चर, उसने डायरेक्ट पूछा है कि पल्लवों से बताओ, चोलों से बताओ, ठीक है। चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। यह कहना कहाँ तक उचित है कि प्रथम विश्व युद्ध मूलतः शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए लड़ा गया था? फर्स्ट वर्ल्ड वार, वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन आया है, और ये कह रहे हैं कि सर यह कहना कहाँ तक उचित है कि प्रथम विश्व युद्ध मूलतः शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए लड़ा गया था। प्रथम विश्व युद्ध की आपको कहानी लिखनी है, उसके कारण लिख देने हैं। दो चीज़ें आपको लिखनी है, एक तो क्यों, क्यों में आप क्या लिखेंगे? कारण इसके लिखेंगे, और जब आप कारण लिखेंगे तो एक कारण नहीं लिखेंगे, लगभग आपको 4 से 5 कारण लिखने होते हैं। कारण में बिंदु मतलब, ठीक है, कारण एक डालेंगे हेडिंग, फिर उसमें 4-5 बिंदु आप लिख देंगे कि ये कारण थे, ऐसा ऐसा था, इसलिए शायद आप देखोगे हुआ, शायद नोट नहीं करना है, ठीक है, ये ध्यान को रखना है। परंतु आप देखोगे आपको ये अप्रोच होना चाहिए। फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था? 1913 और 14 में लड़ा गया फर्स्ट वार था, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा नहीं यहाँ पे, मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरी कभी आपसे परिचर्चा होगी तो मैं आपको बताऊंगा, बड़े अच्छे से बताऊंगा। तो ये पूछा गया है कि कैसे उसने संतुलन बनाया, कैसे नहीं, ठीक है, वर्षाई की संधि क्या है, क्या सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देखेंगे। तो फर्स्ट हिस्ट्री से वर्ल्ड ज्योग्राफी हिस्ट्री से जो क्वेश्चन पूछा गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी से वो क्वेश्चन पूछा गया है आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार से। इट्स क्लियर, यू नो। चलिए, स्पेसिफिक हो गया यहाँ पे। 13वां क्वेश्चन कह रहा है, भारत में हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों के ह्रास के लिए, भारत में समझना, हिस्ट्री से क्वेश्चन है और मॉडर्न हिस्ट्री से मैं बताऊंगा कहाँ से क्वेश्चन पूछा है। भारत में हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों के ह्रास के लिए इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति कहाँ तक उत्तरदायी थी? अरे भाई, इतना इजी क्वेश्चन है ना ये। अगर जिस बच्चे ने हिस्ट्री को थोड़ा भी समझा है, मॉडर्न हिस्ट्री को, और मैं कहूँगा जिस स्टूडेंट्स ने मेरे एजुकेशन बायर सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल, ये आपके परिवार में करवाए गए क्वेश्चन हैं, मैंने प्रीलिम्स में आपको इतना पढ़ा दिया है इसमें कि आप इस मेंस के क्वेश्चन को लिख दोगे, मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ।
इतना मैंने बता दिया है मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर के, क्योंकि मैं क्वेश्चन लेकर के आता हूँ तो उसमें जो क्वेश्चन होता है ऐसे नहीं होता है कि 4 ऑप्शन दे करेंगे, नहीं, उसमें आप देखोगे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं और उसमें कॉजेज होते हैं, उसमें कारण पूछता है कई बार। तो यही वो क्वेश्चन है कि कुटीर उद्योगों के ह्रास के इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति में क्या कारण उत्तरदायी थे। ये बता दो यार, इजी सा क्वेश्चन था, इसमें कोई हार्ड तो क्वेश्चन नहीं था। और ये आपको केवल इतना लिखना था, आपको 1773 से स्टार्ट कर देना था, या उससे पहले से आप कर देते 1700, आप देखोगे 1700 से स्टार्ट करते आप, इजी हो जाता भाई। आप 1757 से शुरू करते, चलिए प्लासी के युद्ध से शुरू करते, और प्लासी के युद्ध से शुरू करके आप 1858 तक आते बस, और उसमें कई कारण लिखते थे कि XYZ था। ठीक है, इजी क्वेश्चन था मैं कहूँगा। आप इसमें कई कारण आप लिख सकते हैं कि कुटीर उद्योग का हासिल का क्यों ह्रास हुआ। भाई रेलवे वो लेकर के आए, क्यों लेकर के आए, कच्चे माल का क्या करना था, एकत्रित करके आप देखोगे यहाँ से निर्यात करना था, तैयार माल को आयात करना था। उन्होंने क्यों आप देखोगे कस्टम ड्यूटी इतनी बढ़ा दी, सेफ्टी ड्यूटी इतनी बढ़ा दी भारत के उद्योगपतियों का, बिल्कुल एकदम से आप देखो डिब्बा गोल कर दिया। छोटे छोटे कुटीर उद्योग थे, नकदी एग्रीकल्चर व्यवस्था को उन्होंने बढ़ावा दे दिया, क्यों। तो कई चीज़ें हैं स्टूडेंट्स, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपको यहाँ पर चीज़ें सोल्व कराऊँ, मेरा उद्देश्य है कि एक ओवरव्यू आपको यहाँ पर तैयार किया जा सके कि क्वेश्चन क्या पूछा था। आप जब इतिहास पढ़ते हैं तो वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ आता है मोटे शब्दों में। जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं विपिन चंद्रा, तो उसमें साफ साफ लिखा गया है कि XYZ कारण थे। जिसने भी अगर वो NCERT पढ़ी है तो ये क्वेश्चन आसानी से लिख देगा, क्योंकि आप देखोगे औद्योगिकरण की परिघटना तो आप इंग्लैंड में देखते हैं, भारत में तो औद्योगिकरण हुआ था। लोगों के वहाँ को, जो इंग्लैंड के लोग थे उनको रोजगार मिले, यहाँ पर तो बेरोजगारी की तरफ बढ़ती चली गई। खैर मैं उस पर नहीं जा रहा क्योंकि मैं थोड़ा सा डेप्थ में चला जाता हूँ, लेकिन ये डेप्थ एनालिसिस ही है, आपको एक ओवरव्यू इसका मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, मैं थोड़ा सा डेप्थ में चला जाता हूँ स्टूडेंट्स, मेरे अंदर थोड़ी ये कमी है, मुझसे कॉम्प्रोमाइज़ चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, हमने 13वां क्वेश्चन देख लिया। 14वां क्वेश्चन क्या था, 14वां क्वेश्चन था गंगा घाटी की भूजल क्षमता में गंभीर गिरावट आ रही है। ऐसा क्या हो गया कि गंगा घाटी की जो भूजल क्षमता में गंभीर गिरावट आ रही है, यह भारत की खाद्य सुरक्षा को कैसे प्रभावित कर सकती है। स्टूडेंट्स आपको करना क्या था, भारत का ऐसे मैप बना देना था एक अच्छा सा, ऊपर से ऐसे करना था और यहाँ से गंगा के जलोढ़ वाले ये दोआब वाले मैदान को बना देना था और इसके बारे में आपको लिखना था। अब देखो गंगा में क्यों भूजल क्षमता में गंभीर गिरावट आ रही है, इसके कारण बता दो, 4 कारण बता दो कि सर आप देखोगे एग्रीकल्चर सेक्टर पहला कारण, दूसरा टूरिज्म बढ़ता हुआ, तीसरा आप देखोगे फ्लड का हो जाना या फिर भूस्खलन की समस्या, उसके साथ साथ ग्लेशियर का लगातार मेल्ट हो जाना, सूखता हुआ, क्लाइमेट चेंज एक बता सकते हैं, तो ये हो जाएगा। अब कैसे प्रभावित करेगा खाद्य सुरक्षा को, तो बताओगे कि सर आप देखोगे भारत आज दुनिया भर में बहुत अधिक मात्रा में 300 लगभग 325 या फिर 35 मैट्रिक टन उत्पादन है भारत का समथिंग। उसके साथ साथ आप ये भी बताओगे कि सर नॉर्थ का जो एरिया है, लगभग आप देखोगे जलोढ़ का जो मैदान है, ठीक है, दोआब का जो रीजन है, ये वो एक एरिया है, मिच्योर मिट्टी है यहाँ पर, जहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में गेहूँ, गन्ना और धान की फसल होती है। तराइन के ये बेल्ट है और इनमें अधिक मात्रा में यही चीज़ें होती हैं, और जो भारत में आप देखोगे लगभग पूरी दुनिया का 17% भी ये कवर करती है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कैसे प्रभावित करेगा। जब गंगा में पानी नहीं होगा तो सर एग्रीकल्चर सेक्टर आप देखोगे, इरीगेशन सिस्टम जो नहरें हैं वो कैसे प्रभावित होंगी, पीने का पानी, खाद्य सुरक्षा को क्यों, क्योंकि जब उत्पादन ही कम होगा तो कैसे भाई, आपके लिए पीछे से ही हम कम कर दें तो आगे कैसे आपको मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं तो प्रभावित करेगा। ये बढ़िया है, कनेक्ट क्वेश्चन करके पूछा है। इसको बच्चे आप देखोगे 2-4 ही एग्जाम्पल देने के बाद में हाथ पांव फूलने शुरू हो जाते हैं एग्जाम हॉल के अंदर। यहाँ पर अलग चीज़ होती है, एग्जाम हॉल के अंदर अलग चीज़ होती है। वहाँ पे जो माइंड सेट होता है, इतनी प्रैक्टिस करी होता है स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करा होता है, कर देगा, क्यों नहीं करेगा, 100% करेगा, आप भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये पूछा गया था द ग्राउंड वाटर पोटेंशियल ऑफ दिस जेनेटिक वैली, गंगेटिक वैली इज वन ए सीरियस डिसलाइन, हाउ मैनी इट इफेक्ट द फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। आपको बताना था कि कैसे ये प्रभावित कर रहा है, कैसे नहीं। ठीक है, चलिए
तो इस पे भी बता सकते हैं। मेरा उद्देश्य देखिए ओवरव्यू देना है आपको इस क्लासेस के माध्यम से कि पेपर कैसा आया था, कहाँ से क्वेश्चन आया था। तो एग्रीकल्चर सेक्टर से क्वेश्चन पूछा गया, इरिगेशन को कनेक्ट करते हैं गंगटिक रीजन को, ठीक है, ये जलोढ़ वाला जो क्षेत्र पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं कि नहीं, ठीक है, उससे क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन था अरोरा। अरोरा ऑस्ट्रेलिया और अरोरा बोरियालिसिस क्या है। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि अरोरा ऑस्ट्रेलिया क्या है और अरोरा बोरियालिसिस क्या है और ये कैसे उत्प्रेरित होते हैं। तो देखो आपको बेसिक पता होना चाहिए कि जो अरोरा की घटना है, किसकी, जो अरोरा की घटना है वो कैसे होती है। अरोरा आप जब गूगल पे डालेंगे अरोरा तो आपको कुछ दृश्य प्रकाश के दिखाई देंगे, जहाँ पर हरा नीला पीला प्रकाश दिखाई देता है उसको अरोरा की घटना कहते हैं। और ये खासतौर पर आप देखोगे नॉर्थ गोलार्ध और साउथ गोलार्ध मतलब आर्कटिक और अंटार्कटिका वाले क्षेत्र में देखने के लिए मिलेगा। तो ऑस्ट्रेलिया के रीजन में आपको मिल जाता है, ऑस्ट्रेलिया के उधर नीचे आर्कटिक का क्षेत्र पड़ता है तो वहाँ से दृश्य कुछ दिख जाते हैं, उसका एक रीजन है, ठीक है, वो साउथ वाले गोलार्ध में ही समथिंग पड़ता है। तो ठीक है, आप देखोगे दक्षिण पूर्वी साउथ वाले रीजन में ही आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया। और ऊपर आपको ये दिखा रहा है बोरियालिसिस क्या है, अरोरा बोरियालिसिस क्या है, तो इसके बारे में आपको लिखना था। अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो पता है। और ये आप देखो क्लाइमेटोलॉजी से ये क्वेश्चन पूछा गया और 2 क्वेश्चन क्लाइमेटोलॉजी से आ चुके हैं। एक तो क्लाउड बस्टर्ड से क्वेश्चन आ चुका है, एक ये क्वेश्चन आ चुका है और ओशियनोग्राफी से क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन आप देख रहे हो, सभी पोर्शन को कवर कर रहा है, एक पे नहीं जा रहा है, सभी को कवर कर रहा है। अभी तो क्वेश्चन 15वां है सर। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन नंबर 16 था, ये पूछ रहे हैं आपसे ट्विस्टर, इसके बारे में पूछा जो ट्विस्टर है, ट्विस्टर क्या है, इसमें ट्विटर ही लिख देता तो क्या हो जाता। तो ट्विस्टर क्या है, मैक्सिको की खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों में अधिकतर ट्विस्टर क्यों दिखते हैं। अब देखो ट्विस्टर, अब ट्विस्टर आप कहोगे सर ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ट्विस्टर क्या है आपको ये पता होना चाहिए। नहीं पता है तो नहीं कर सकते, मैं साफ बताता हूँ, बिल्कुल बताता हूँ। अगर आपको ट्विस्टर पता है तो पता है और नहीं पता है तो नहीं पता है, ठीक है। तो ट्विस्टर के बारे में आपको आवश्यक रूप से पता होना चाहिए। देखिए ट्विस्टर होता क्या है, मैं अगर आपको इस पे बता दूं, ट्विस्ट आपसे इसमें पूछा था ट्विस्टर के बारे में, है ना। तो ट्विस्टर क्या है, ये ट्विस्टर कुछ नहीं है, इसको हिंदी में अब इन्होंने क्या लिख दिया है, इसकी इंग्लिश ही लिखी है ट्विस्टर। वैसे तो इसको बवंडर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बवंडर भी इसको कहा जाता है। बवंडर का मतलब है कि ये खासतौर पर मैक्सिको की खाड़ी के आसपास वाले रीजन में जो स्थल वाला क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र, जो लैंड एरिया है, स्थल वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, उस एरिया में घुमावदार हवाएं हैं, बस तीव्र गति से चलने वाली चक्रवातीय हवाएं हैं। चक्रवात नहीं है परंतु घुमावदार हवाएं हैं और इतनी भयंकर होती हैं, बहुत ज़्यादा ये हैं। अब इसके बारे में आपको समझा देना, ये क्यों दिखते हैं क्यों नहीं दिखते हैं वो बता देना। देखो मैक्सिको का अगर आप खाड़ी को देखोगे तो ऊपर आपके कौन मिलता है, अमेरिका, साउथ अमेरिका नीचे मिलेगा आपको, ठीक है, कई ऐसे युगाना, ठीक है, ये वाले देश मिलेंगे, ठीक है, मैक्सिको, ये नीचे आपको ब्राज़ील वाला क्षेत्र मिलेगा। अब मैक्सिको की खाड़ी एक ऐसे लंबा क्षेत्र पड़ता है, अगर आप देखोगे मैं आपको समझा दूँ थोड़ा सा यहाँ पे। तो मैक्सिको का क्षेत्र ऐसे कुछ मिलता है, ये ऐसे मिलता है। अब ये वाला जो रीजन है, ये वाला आप देखोगे मैक्सिको की खाड़ी है, गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ये क्या है, गल्फ ऑफ मैक्सिको है। और ये यहाँ पर जो कंट्री आपको दिख रहा है, ये वाला जो कंट्री है, ये वाला, ये मैक्सिको है। अब यहाँ से देखो, यहाँ पर अटलांटिक सागर है, यहाँ पर पैसिफिक ओशन है, तो इधर से जब हवाएं जाती हैं, पछुआ पवने, ठीक है, जो व्यापारिक पवने हैं, सॉरी, जो आपकी ट्रेड विंड है, अब उनके कारण ये हो जाता है, ठीक है। तो इसमें कई डायरेक्टली इनडायरेक्टली चीज़ें जुड़ी हुई हैं, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है, मेरा उद्देश्य ओवरव्यू देना। तो ये ट्विस्टर बवंडर इसको कहते हैं। तो एक चक्रवातीय दृष्टिकोण से इसको देखोगे आप, घुमावदार हवाएं चलती हैं इसमें और ठीक ठाक ये भयावह स्थिति भी पैदा कर देती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है सर, क्वेश्चन नंबर 17वां क्वेश्चन है आपका, क्षेत्रीय असमानता क्या है, रीजनल डिस्पैरिटी, असमानता। क्षेत्रीय असमानता को अगर देखना है तो देखो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जरा इस बात को आप बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन दे दिया है आपने क्वेश्चन मार्क करके, ठीक है। अब जरा यहाँ पर जो मैं बना रहा हूँ दृश्य, आप इसको देखिएगा थोड़ा सा, ठीक है सर, ये एरिया है,
मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया ऊपर वाला मैंने नहीं बनाया है, जो आपका लद्दाख वाला क्षेत्र है, ठीक है, ये इंडिया है। मुझे ओवर भी समझाना है आपको। आप इस नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट की बात कर लें, ठीक है, आप यहाँ पर ये महाराष्ट्र के रीजन की बात कर लें, यहाँ पे ये पंजाब वाले रीजन की बात कर रहे हैं, दिल्ली वाले एनसीआर की बात कर लें, यहाँ पर ये कर्नाटका की बात कर लें, केरला की बात कर लें। अब जरा समझना, क्षेत्रीय असमानता पूछा है, रीजनल डिस्पैरिटी। जो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के रीजन में रहने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है, और जो यहाँ पे रहने वाले व्यक्ति हैं इन तीन जगह, आप देखोगे जब भी ये व्यक्ति नॉर्थ इंडिया का आएगा इस क्षेत्र में, तो आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट का व्यक्ति यहाँ के आकर के बिल्डिंगों को देखेगा, बंगलों को देखेगा, रोड को देखा, इंडस्ट्री को देखेगा, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली एक आर्थिक क्षेत्रीय असमानता मिलेगी। उसको लगेगा कि हम बहुत पीछे हैं और हम भारत का हिस्सा नहीं है। और कई बार ये लोग ऐसा बोलते हैं कि हम भारत में रहते हैं परंतु हम भारत का हिस्सा नहीं है, हमें वो सारी चीज़ें सुविधाएं नहीं मिलती हैं जो सुविधाएं आज आपको पंजाब को मिलती हैं, हरियाणा को मिलती हैं, दिल्ली को मिलती है, महाराष्ट्र को मिलती हैं, गुजरात को मिलती है, राजस्थान को मिलती हैं। वो चीज़ें हमें नहीं मिल रही हैं जो चीज़ें आपकी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु को मिलती है। तो ये एक तरीके से क्या है, रीजनल आप देखोगे क्षेत्रीय असमानता है। यह विविधता से किस प्रकार भिन्न है, मतलब जो आपकी विविधता है उससे कैसे भिन्न है, ठीक है, इसमें हम की भावना होती है, मैं की भावना स्पष्ट हो जाती है। भारत में क्षेत्रीय असमानता का मुद्दा कितना गंभीर है? सर बड़ा गंभीर मुद्दा है ये, ठीक है, रीजनल डिस्पैरिटी का मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दा है, बहुत गंभीर मुद्दा है, ठीक है। जब नॉर्थ ईस्ट से कोई भी व्यक्ति आता है, और चूंकि मैं इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लिख सकता हूँ, मैं आई बिलीव बहुत अच्छे से लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरा जो ऑप्शनल रहा है ना स्टूडेंट्स, वो मेरा सोशियोलॉजी रहा है, और सोशियोलॉजी आप देख रहे हैं, सोशियोलॉजी से ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। ये एक यूनिट से स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा गया, इंडियन सोसाइटी से क्वेश्चन है, परंतु सोशियोलॉजी में आप इसको बड़े डेप्थ में जाके पढ़ते हैं, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सोसाइटी से क्वेश्चन पूछा गया। फिर पूछा है आपसे, समानता और सामाजिक न्याय की व्यापक नीतियों के बावजूद, देखो, समानता और सामाजिक न्याय की व्यापक नीतियों के बावजूद, ठीक है, अभी तक वंचित वर्गों को संविधान द्वारा परिकल्पित सकारात्मक कार्रवाई का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है, टिप्पणी कीजिए। सर ये क्यों है सब, ये सब क्यों है? आपने देखा होगा लगातार जो वंचित वर्ग है उसको लगातार आप देखोगे, वंचित वर्ग में कुछ का दिमाग वहीं पर जाता है। वंचित वर्ग कौन है सर? आप देखिए यहाँ पर क्या है, वंचित वर्ग को कौन से वाले पूछा है, वंचित वर्ग, ठीक है, इन्होंने पूछा अंडर प्रिविलेज, अंडर अंडर प्रिविलेज्ड जो सेक्शन है उसके बारे में पूछ रहा है। अब इसने वंचित वर्ग केवल एक ही वर्ग को नहीं है, कुछ कहेंगे कि सर दलित वर्ग की बात नहीं, इसमें दलित वर्ग एक इसका भाग है, इन सब के अलावा आप देखोगे महिलाएं हैं। और ये क्वेश्चन क्यों, ये क्वेश्चन क्यों सर, ये क्वेश्चन रिजर्वेशन से संबंधित है, इसका टारगेट रिजर्वेशन को लेकर के बनाया गया है। करंट अफेयर को समझना है तो इसको समझिएगा, क्योंकि आप देखोगे महिलाओं का रिजर्वेशन लोकसभा में और राज्य की विधानसभा में, बात हुई, अभी तक नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है महोदय, वो तो 18वीं 19वीं लोकसभा से होगा ना, जो आने वाली लोकसभा होगी उसमें, 18वीं लोकसभा चल रही है। तो उसके साथ साथ आप देखोगे कई ऐसे मार्जिनाइज्ड हैं, सेक्सुअल वर्कर हैं, छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, वृद्ध व्यक्ति हैं, हैंडीकैप वर्कर हैं, हैंडीकैप व्यक्ति हैं, ऐसे जिनके आप देखोगे पेरेंट्स नहीं है, अनाथ बच्चे हैं। तो ये सब क्या है, वंचित वर्ग हैं। अब इनको आज तक क्यों नहीं मिला उसके बारे में पूछ रहे हैं, तो इसके कारण बताने हैं, पॉजिटिव निगेटिव, क्यों नहीं मिला वो कारण बता रहे हैं, और कहाँ तक मिले, कहाँ तक सफल रहे, क्या खोया क्या पाया, ये बताना है आपको। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टिप्पणी पूछा आपसे 150 शब्द, ये बहुत बड़ा है, 200 शब्दों में 250 शब्द में आपको लिखना था। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर 250 शब्दों में अनिवार्य है, नहीं सर, ये इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है 250 शब्दों में, परंतु एक ओवर आइडिया एग्जामिनर को हो जाता है कि यहाँ तक 250 शब्द आते हैं, यहाँ तक 100, यहाँ तक 150, यहाँ तक 200, वो इस तरीके से कई क्वेश्चन को देखते हैं तो उनके दिमाग में एक ओवरव्यू आ जाता है। हाँ, 5-10 वर्ड हो सकते हैं इधर, आपका 250 नहीं तो 240 हो गया, अब 250 से 255 भी जा सकता है, 60 भी जा सकता है, ज़्यादा नहीं जाए, पता चल रहा है 300 चलेगी तो कम रहे, इतना बस खेलते रहिएगा यहाँ पे, और ज़्यादा नहीं लिखना है। 19वां क्वेश्चन क्या पूछे हैं, देखिए 19वां क्वेश्चन है आपका, वैश्वीकरण ने विभिन्न वर्गों की कुशल युवा एवं अविवाहित महिलाओं द्वारा शहरी प्रवास में वृद्धि की है। अब देखो, वैश्वीकरण का परिणाम की बात कर रहा है,
क्यों सर, आज क्यों वैश्वीकरण के चलते जो अविवाहित महिलाओं द्वारा शहरी प्रवासन में वृद्धि की है, क्यों आज महिलाएं जो अविवाहित यूथ हैं, जो वुमेन हैं, वो क्यों शहरों की तरफ पलायन कर रही हैं? ताकि रोजगार के अवसर, वैश्वीकरण ने एक ओपन माइंडसेट से, ठीक है, चीजें आई हैं, वृद्धि की है। इस प्रवृत्ति ने उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं परिवार के साथ संबंधों पर क्या प्रभाव डाला? देखो, परिवार के साथ संबंधों पर दो प्रभाव है, पॉजिटिव और नेगेटिव। बाहर जाकर के वुमेन अपनी स्वतंत्रता से जीवन जीती है, पहली बात। दूसरी बात, आप देखोगे ओपन माइंडसेट से थोड़ा सा उसका रहता है, तो कई बार ऐसी एक्टिविटीज़ भी वुमेन करती हैं। कई आप देखोगे, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप जाइएगा, आप इंस्टाग्राम देख लीजिएगा, फेसबुक देख लीजिएगा, टेलीग्राम देख लीजिएगा, यूट्यूब का शॉर्ट देख लीजिएगा, उसमें जो दृष्टिकोण आपको दिखते हैं, जो दृश्य हैं, भाई एक महिला गांव में रह करके या फिर घर में रह करके ये सब बहुत कम कर सकती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर पेरेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें। परंतु शहर में जाकर के एक आपको ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है, जो आप आज गोले का तेल डाल रहे हो घर पे, क्या आप ये अपेक्षा करते हैं कि जो बाल आप चुटिया बना रहे हैं घर पे जा करके, ठीक है, घर पे रह करके, आप क्या चुटिया और गोले का तेल शहर में? नहीं सर, वहाँ पर तो विभिन्न तरीके के आपको शैम्पू मिलेंगे, विभिन्न तरीके के ऑयल आप लगाते हैं, हेयर ऑयल लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, खुले बाल, एकदम ड्रेसअप आपका चेंज हो जाता है। तो कई चीज़ें आपको डिफरेंट देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। तो ये आपको बताना है, इसका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बता दोगे। पॉजिटिव कैसे बताना है? व्यक्ति की स्वतंत्रता में आप क्या बताओगे? देखो, व्यक्ति की स्वतंत्रता में क्या है, आपको पॉजिटिव बताना है। बिल्कुल, ये व्यक्ति की स्वतंत्रता है, आज डिसीजन ले सकती है, रोजगार के अवसर पा रही है, डेटा टेस्ट, ठीक है। परिवार पर क्या प्रभाव पड़े हैं? पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हैं। कई बार पेरेंट्स को चिंताएं सताती रहती हैं, क्योंकि बढ़ती हुई आप देखोगे हिंसाएं जिस तरीके से हो रही हैं, भाई ऐसा इंसिडेंट फिर से ना हो भारत में, ठीक है, जो एक भारतीय डॉक्टर के साथ में वो हुआ, ठीक है, वो महिला बाद में है, पहले भारतीय डॉक्टर हैं, और किसी भी डॉक्टर के साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर वो महिलाएं हैं, मैं यहाँ पर कभी भी बात करता हूँ जेंडर स्पेसिफिक होकर नहीं करता हूँ, ठीक है। मेरा उद्देश्य रहता है कि मैं इक्वल दृष्टिकोण से देखूं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, इसमें आप 360 डिग्री घुमा सकते हो, और घुमाने का आपको पूरा मिल भी रहा है, ठीक है। 250 शब्द हैं तो घुमा तो सके ही तक है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं वैश्वीकरण के, यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव दोनों परिणाम आप लिख सकते हैं। 20वां क्वेश्चन था इसका जो पूछा गया है, वो था, इस अभिमत का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। इस अभिमत का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए कि भारत की संस्कृति विविधता और सामाजिक आर्थिक सीमितताओं के बीच एक गहरा सहसंबंध है। मतलब आपको बताना है कि भारत की जो संस्कृति है, ठीक है, और उसकी विविधता है। भाई विविधता क्या है? संस्कृति का मतलब क्या होता है? आपका खान पान, रहन सहन का तरीका, आपकी भाषा का तरीका, आप किस तरीके का खाते हैं, कैसा बोलते हैं, संस्कृति का उद्देश्य तो यही है। आपके गोड क्या हैं, आपकी कैसी जीवन शैली है, ये सब चीज़ें तो संस्कृति कल्चर में आती हैं, ठीक है। और विविधता क्या है, उसमें सामाजिक आर्थिक कैसे संबंध आपको दिखाई देते हैं, तो आप बता सकते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। अगर जितने भी आप जैनी देखोगे, अधिकतर आपको रिच फैमिली से मिलेंगे। क्रिश्चियन आप देखोगे, अधिकतर रिच फैमिली से मिलेंगे। बताइएगा, आप अगर आर्थिक संबंध देखते हैं, सामाजिक स्थिति की बात कर लीजिएगा। आप अगर देखेंगे सिखिज्म में, खासतौर पर सिखम को देखिएगा, ठीक है, सिखिज्म को, वो भी रिच फैमिली से अधिकतर आपको मिलेंगे। इन सब के अलावा ऐसे ही चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। और इसमें आलोचनात्मक लिखना है। आलोचनात्मक का मतलब होता है आपको दोनों तरीके की बातों को लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्राइटिकली एनालिसिस कर देना है। क्राइटिकल का मतलब होता है कि सर आप दोनों फैक्टर लिखें, एक तो इसका पॉजिटिव फैक्टर लिखिए और एक इसका निगेटिव फैक्टर लिखिए। ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका 2024 का, जी हाँ आपने सही सुना, यूपीएससी मेंस, ठीक है, 2024 जीएस पेपर नंबर 1, जिसका हमने डीप में जाकर के एनालिसिस किया कि क्या खोया क्या पाया, कहाँ से कैसे क्वेश्चन आए और कितने क्वेश्चन आए, उसकी भी मैंने बात करी। आप देखोगे वर्ल्ड ज्योग्राफी से, वर्ल्ड एक तरीके से ग्लोबल से एक क्वेश्चन आया। आइए एक ओवरव्यू आपको बता देता हूँ। देखिएगा, एक क्वेश्चन जो बना है यहाँ पर वैश्वीकरण से बना है, ठीक है, और दूसरा वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन बना है, जो खासतौर पर इंडिकेट किया गया है आपका वर्ल्ड वार को, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार को। 2 क्वेश्चन आए हैं। उसके साथ साथ आप देखोगे संस्कृति से ठीक ठाक क्वेश्चन आए हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आपके आर्ट एंड कल्चर से भी दिखाई दिए, हिस्ट्री से क्वेश्चन दिखाई दिए, ज्योग्राफी से क्वेश्चन दिखाई दिए, सोसाइटी से क्वेश्चन दिखाई दिए। मैंने आपको पहले ही बताया था, आईआर से क्वेश्चन बनते हैं, ज्योग्राफी से क्वेश्चन बनते हैं, सोसाइटी से क्वेश्चन बनते हैं, हिस्ट्री से क्वेश्चन बनते हैं। इसका 4 पोर्शन ये रहता है, ठीक है।
तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। ये पेपर का ओवरव्यू था। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगले किसी ही ऐसे जीएस पेपर नंबर 2 पे, ठीक है। तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक, बाय।